हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये जो आपका टॉपिक है ये आपका यूनिट 4 ज्योग्राफी एमपीपीएससी मेंस का टॉपिक है। इसका शुरू का जो पोर्शन है वो वाटर से रिलेटेड है, वाटर कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, सप्लाई फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख ली हैं। उसके आगे का पोर्शन डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो एक कंबाइंड यूनिट है जो इस बार नए सिलेबस में हम आ गया है एमपीपीएससी का। तो देखते हैं ये सिलेबस में ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पहले सिलेबस में पार्ट हुआ नहीं करता था। 2013 के बाद से यूपीएससी का पार्ट बना और उसके बाद सब्सिक्वेंटली एमपीपीएससी का भी पार्ट बन गया। द पॉइंट इज, जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड होती है जब भी कोई भी डिज़ास्टर ऑकर होता है। आप जनरली नहीं देखेंगे कि डायरेक्टली किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे कि आर्मी हो गया या एनडीआरएफ उन सबको बुला लिया जाता है। डायरेक्टली नहीं बुलाया जाता, पहले फर्स्ट हैंड, फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट इम्पैक्ट उसका आपकी स्टेट मशीनरी का होता है, जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर है, प्रेजेंट है ऑन द स्पॉट, और उन्हीं का ही ये काम रहता है। इसलिए बिकॉज आप उसका पार्ट बनने वाले हैं, ये एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर होता है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, तो इसलिए सिलेबस का पार्ट रखा गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे डिज़ास्टर का डेफिनेशन क्या होता है। तो डिज़ास्टर इज अ नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि मैन मेड हो गया है ना, मैन मेड। सो इट्स आइदर नेचुरल और मैन मेड ऑकरेंस अराइजिंग विथ लिटिल और नो वार्निंग। तो डिज़ास्टर कभी आपको वार्निंग नहीं देगा। कई बार कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक के थ्रू हमें थोड़ी बहुत वार्निंग मिल जाती है, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डजंट गिव एनी वार्निंग, causing serious disruptions in the functioning of society, communities, affecting lives, livelihood, ecology and environment with disruption in economic activity। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिसरप्शन तो बिल्कुल होगा ही, कोई भी टाइप का डिजास्टर हो जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी चौपट पड़ जाएगी, पर उसके साथ लाइफ का भी नुकसान होता है। लाइवलीहुड मतलब आप जो भी आप काम कर रहे हो वो लाइवलीहुड हो गया, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया डिजास्टर का। अगर एग्जाम में रहता है डिजास्टर डिफाइन कर दीजिए तो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है उसमें, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि इंडिया में कॉमन डिजास्टर्स कौन कौन से हैं, तो कुछ डिजास्टर बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसे ग्लॉफ्स कहते हैं। ये जनरली इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में होता है, उत्तराखंड वगैरह के रीजन में होता है। एंड एवलेंजेस, ओके, एवलेंजेस। इसमें जो साइक्लोन है और जो फ्लड है ये थोड़ा कॉमन है, ओके। फ्लड आप देखोगे इंडिया में हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में जनरली आता है। पिछले कुछ सालों से आप देखोगे कि साउथ में फ्लड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। केरला के फ्लड 2018 वाले फ्लड, ओके, और कर्नाटका में कुछ कुछ रीजन का फ्लड हो जाना। इस बार रिसेंटली एक महीने पहले बिहार फ्लड, ठीक है। असम में रेगुलरली फ्लड आता ही है क्योंकि वो काफ़ी प्लेन एरिया में बसा हुआ और ब्रह्मपुत्र रिवर ओवरफ्लो कर जाती है, ओके। साइक्लोन दो ब्रांचेस होती हैं, साइक्लोन में दो जगहों से आता है, या तो बे ऑफ बंगाल से आएगा या अरेबियन सी से आएगा। बे ऑफ बंगाल में जनरली ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, इसलिए जो पूरा हमारा ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो काफ़ी हद तक वल्नरेबल है साइक्लोन के लिए। पूरा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ओके, आंध्र प्रदेश, ये कहीं पे भी वो लैंडफॉल कर सकता है और वो पूरा एरिया प्रिपेयर रहता है। लैंडस्लाइड उन इलाकों में होती है, लैंडस्लाइड मतलब कि पहाड़ का गिर जाना, ओके। ये उन जगहों पे होती है जहाँ पे पहाड़ थोड़े वीक होते हैं, कुछ इस टाइप के मटेरियल के बने हुए हैं जो ससेप्टेबल है गिरने के लिए, या फिर आपने कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की है उसकी वजह से वो लूजन अप पड़ गए हैं और वो गिर सकते हैं, आपके रोड पे कोई भी हानि हो सकती है, तो ये लैंडस्लाइड हो गए आपके। ड्रॉट मतलब कि आपका काफ़ी टाइम तक बारिश ना होना, ओके। ड्रॉट प्रोन है मध्य प्रदेश का ऊपर का हिस्सा जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, बुंदेलखंड का कुछ रीजन, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए वहाँ माइग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, साल में एक फसल ही होती है उस इलाके में, पॉवर्टी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गया ड्रॉट प्रोन रीजन। मैंने आपको ग्लॉफ्स के बारे में बता ही दिया, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में होता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसका फुल फॉर्म है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ओके, ग्लॉफ। मतलब आप पूरा समझ लो कि पूरा आपका पूरा ग्लेशियर लेक ही आउटबर्स्ट हो जाएगा एंड इट विल लीड टू फ्लड इन दैट रीजन। एवलेंजेस मतलब बर्फ के पहाड़ों का टूटना, वो भी आपका नॉर्दर्न रीजन में होगा, ओके। अगर हम मध्य प्रदेश स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो फ्लड एक है, अर्थक्वेक एक है, लैंडस्लाइड कुछ रीजन में है एंड ड्रॉट है।
ये साइक्लोन का इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पे होता है। साइक्लोन डायरेक्टली तो मध्य प्रदेश को हिट नहीं करता, बट मध्य प्रदेश का अगर अरेबियन सी में साइक्लोन आ रहा है तो जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है मध्य प्रदेश का, झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाले इलाकों में काफ़ी हद तक क्लाइमेट का चेंजेस हो सकते हैं, वहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है साइक्लोन की वजह से। और अगर वो जगह प्रिपेयर्ड नहीं है इतनी बारिश को झेलने के लिए तो फ्लड जैसी सिचुएशन हो सकती है। सिमिलरली मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, डिंडोरी, मंडला, ये वाले डिस्ट्रिक्ट, इनमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है साइक्लोन की वजह से, जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट करते हैं, बे ऑफ बंगाल में लैंडफॉल करते हैं, या जो उड़ीसा वाले कोस्ट पे लैंडफॉल करते हैं। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो सटा हुआ हिस्सा है, अमरकंटक वाला इलाका, वहाँ पे काफ़ी हद तक आपका बारिश से प्रॉब्लम हो सकती है फ्लड की। ओके, चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लिंकेज होता है एक नेचुरल ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर में या फिर मैनमेड ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर में। ठीक है, अगर आपको एक सवाल आ जाए, सॉरी हमें बताना भूल गया, कि वॉल्केनो क्या इंडिया में होता है, वॉल्केनो रिलेटेड डिजास्टर, तो इंडिया में वॉल्केनो रिलेटेड डिजास्टर बिल्कुल नहीं है। दो ही जगह पे इंडिया में वॉल्केनो है, वो है अंडमान निकोबार, एक डॉर्मेंट है वॉल्केनो और एक एक्टिव है। तो मेनलैंड इंडिया में कोई वॉल्केनो का कोई खतरा नहीं है, कोई इशू नहीं है। सो वॉल्केनो इज नॉट एट ऑल अ काइंड ऑफ डिजास्टर दैट इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, बट देयर आर सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक फिलीपींस, लाइक जापान, इन जगहों पे वॉल्केनो का खतरा हो सकता है। ओके, सो लिंकेज बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर, तो क्या कोई लिंकेज है, मतलब नेचुरल डिजास्टर, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और मैनमेड डिजास्टर में, तो इसका आंसर है हाँ, लिंकेजेस है। कई बार ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू कई बार किसी भी नेचुरल डिजास्टर को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई कर देता है इसका मतलब ये हुआ कि वो नेचुरल डिजास्टर ऑकर होता, हमें पता भी नहीं चलता, पर हम लोगों ने कुछ ऐसे काम कर दिए कि उसका अब इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा। ओके, तो एम्पलीफिकेशन का काम ह्यूमंस करते हैं जनरली, किसी भी नेचुरल डिजास्टर को एम्पलीफाई कर देते हैं। मैं इसके दो एग्जांपल देता हूं आपको। पहला एग्जांपल आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं फ्लड्स की, तो अगर हम ये देखें कि एक नदी है और नदी के आसपास जाके, क्योंकि वो फर्टाइल इलाका था इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट हो गया वहाँ पे, हम लोग रहने लगे नदी के आसपास। अब क्योंकि हम नदी के आसपास रहने लगे एंड सेटलमेंट हमने कहा, पर हमने उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया, हमने अपना कचरा नदी में फेंक दिया, हमने सब जितनी भी गंदगी थी सब नदी में फेंक दी। अब होगा क्या कि जो आपकी नदी है, मान लीजिए नदी का क्रॉस सेक्शन है, तो आपकी नदी धीरे धीरे भरने लगेगी। ओके, ये आपकी नॉर्मल फ्लो था, अब आपने उसमें कचरा फेंक दिया, उसमें सिल्ट इकट्ठा काफ़ी ज़्यादा हो गया, और कुछ नेचुरली जो सिल्ट आता है वो तो है ही, और आपने भी इकट्ठा कर दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए ये उसका लेवल है नदी का, इतना बह रहा है, और बरसात हो गई इस लेवल की, इस पॉइंट के ऊपर अब आ गया, मतलब इतना पानी एक्स्ट्रा आ गया, तो ये पानी बाहर जाएगा और ये फ्लड क्रिएट करेगा। ओके, तो ये इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़, फ्लड वैसे नेचुरली आता तो नदी में चला जाता, कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा बहुत आसपास होता, पर क्योंकि हम नदी के आसपास जाके रहने लगे, सेटलमेंट होने लगा, क्यों? क्योंकि नदी हमारे सोर्स ऑफ लाइफ बन गया था, हमें पानी की ज़रूरत थी तो हमें नदी की ज़रूरत थी, क्योंकि नदी की ज़रूरत थी इसलिए हम सेटलमेंट बना लिया हम नदी के आसपास, और क्योंकि हम नदी के आसपास रहने लगे, अब अगर फ्लड आएगा तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल आता है कॉन्क्रीटाइजेशन का। कॉन्क्रीटाइजेशन का मतलब होता है कि हमने जो अर्बन एरियाज में रैपिड कॉन्क्रीटाइजेशन किया है, मतलब बहुत ज़्यादा कंक्रीट से रोड्स बना दी है, ये सोच के कि कंक्रीट में मेंटेनेंस कम लगता है तो आपने कंक्रीट की रोड बना दी, पार्क में कंक्रीट के वो बना दिया। अब ऐसे में होता क्या है कि जो भी बरसात का पानी रहता है वो कंक्रीट के नीचे नहीं जा पाता, और अगर आपने कुछ आउटलेट नहीं छोड़ा है आसपास कहीं ना कहीं, तो वो सारा का सारा पानी एरिया में भरता रहता है। आप देखेंगे अभी रिसेंटली इंदौर में, आपने देखा कि जयपुर में, इन जगहों पे इतना फ्लड क्यों आया या क्या हुआ, गुड़गांव का एग्जाम्पल, मुंबई का एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नेचुरल ड्रेनेज होता है, एक किसी भी जगह का एक नेचुरल ड्रेनेज होता है, मतलब पानी कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, वाटर विल ऑलवेज फाइंड इट्स वे कहा जाता है। तो वो जो नेचुरल ड्रेनेज है, आपने उसके आगे बिल्डिंग बना दी, कोई कुछ ना कुछ बना दिया, रोड बना दी, ऊपर एम्बैंकमेंट उठा के कुछ ना कुछ ऐसा रोड जैसा समतलीकरण कर दिया, या जो भी वर्ड होता है उसके लिए। तो कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से क्या होता है कि वो जो वाटर है वो परकोलेट नहीं कर पाता नीचे, और क्योंकि वाटर परकोलेट नहीं कर पाता वो फ्लडिंग का काम करने लगता है। अब जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगा। तो हमारा ज़रूरत ये है, जैसे मान लीजिए पार्क है, आपका कोई भी ऐसा इलाका है जहाँ पे बेसिक रोड है, तो आपको करना क्या है कि
वो जो कंक्रीट के कुछ ब्लॉक्स आते हैं जिसे हम पोरस ब्लॉक्स भी कहते हैं, या नो प्री कास्ट कंक्रीट के छोटे बड़े बड़े ब्लॉक्स आते हैं, कोई से अलग अलग शेप्स के आते हैं, वो आप रखो ताकि एटलीस्ट उसके अंदर थोड़ा सीपेज होता रहे। सीपेज होता रहेगा तो आपका फ्लडिंग नहीं होगा। तो इस वजह से नॉर्मल रेनफॉल था, पर आपने कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया। इसे हम हैफाजार्ड अर्बन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं या हैफाजार्ड अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं, और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट सीवियर हो गया, और इस सीवियर इम्पैक्ट की वजह से आपका उस जगह पे फ्लडिंग हो गया। तो नॉर्मल रेनफॉल को आप ही ने फ्लड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आपने इल कंसीव्ड डिसीजन लिए। ओके, सो लिंकेजेस बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर ये होता है। ओके, अब आगे मैं आपको लिखवाऊंगा डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन डिक्टेट कर देता हूँ, आप प्लीज़ उस डेफिनेशन को लिख लीजिए। वो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो लिखिए इसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट इज a set of continuous and integrated process of planning, organizing, coordinating and implementing measures for prevention, preparedness, mitigation, response, rehabilitation, reconstruction, capacity building, etc. that are undertaken before, during and post disaster with the objective of minimizing damages to lives, livelihood, economy and environment. It also involves organizing and management of resources and responsibilities. Okay, तो ये है आपका बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट का डेफिनेशन। आप इसे दोबारा वीडियो को थोड़ा पीछे जाके आप देख सकते हैं, तो आपको वो सारे वर्ड्स लिख लीजिएगा, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो जाएगा। आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, डिजास्टर एक इवेंट होता है। ओके, इवेंट एक ऐसा इवेंट जो आपकी लाइफ बदल देता है, उस जगह की हिस्ट्री बदल देता है, क्रोनोलॉजी बदल देता है, सीक्वेंस ऑफ लाइवलीहुड बदल देता है, लोगों का काफ़ी कुछ चेंज कर देता है अगर डिजास्टर का देखा जाए तो। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, नेपाल में कुछ साल पहले एक अर्थक्वेक आया था, काफ़ी हाई रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था वो। उसकी वजह से नेपाल का पूरा इकोनॉमी बदल गया एक तरह से। काफ़ी 2-3 साल तक तो नेपाल का इकोनॉमी लॉस में रहा, अभी भी काफ़ी हद तक लॉस में है वैसे, पर उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। अभी तक वहाँ पे रिहेबिलिटेशन मेजर्स चल रहे हैं नेपाल में। फुल हद तक जो नेपाल था डिजास्टर के पहले और डिजास्टर के बाद, वो अभी भी उसमें गैप है। ओके, तो कोई भी टाइप का डिजास्टर एक इवेंट होता है। ओके, एनी टाइप ऑफ डिजास्टर इज एन इवेंट। अब एक एग्जांपल देता हूँ, एक कोरोलरी समझाता हूँ आपको। शादी भी एक टाइप का इवेंट होता है। ओके, अब शादी में आप शादी को मैनेज कैसे करते हो आपको अलग अलग डेडिकेटेड पर्सनल होते हैं, राइट। खाने वाला एक होता है, बैंड वाला एक होता है, आपका रूम अलॉटमेंट करने वाला एक होता है जहाँ पे सब लोग रुकेंगे आके, रिश्तेदार वगैरह रुकेंगे आपके। फिर आपका घोड़े वाला एक होता है, या आपका केटरिंग वाला एक होता है, स्टेज वाला एक आदमी होता है। ये सारे अलग अलग आदमी का अलग अलग फंक्शंस है, कोई किसी से लिंक नहीं करता। ओके, अब मान लीजिए हम एग्जांपल बात करें केटरिंग वाले की, ठीक है। अब केटरिंग वाले को अगर ऑर्डर देने की बात आए और उसको ऑर्डर दे रहा है दूल्हा भी, दूल्हे के पिताजी भी, दूल्हे के रिश्तेदार भी, लड़की वालों की तरफ से कोई और भी, ये सारी चीज़ें अगर केटरिंग वालों को ऑर्डर देने लगे तो केटरिंग वाला क्या अपना काम अच्छे से कर पाएगा? क्या वो इफेक्टिवली जिस काम के लिए वो ड्यू है, जो काम के लिए उसको बुलाया गया है, क्या वो कर पाएगा? वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ कमांड नहीं है। कोई भी ऑर्डर दे रहा है और वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि हमें करना क्या है। सेम गोज विथ एनी डिजास्टर, क्योंकि डिजास्टर एक टाइप का इवेंट है, उसको मैनेज करना जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर ऑकर होता है और एक कमांड लाइन नहीं है कि उस आदमी से कौन काम करवाएगा, तो फिर वो आदमी काम नहीं कर पाएगा। तो हमें यही चीज़ मैनेज करनी है डिजास्टर में। एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो रिस्पॉन्ड करेगी, तो फर्स्ट लाइन रहेगी कि सबसे पहले हमें रिस्पॉन्स की क्या ज़रूरत है। उसके बाद एक ऐसा यूनिट रहेगा जो ये देखेगा कि वो रिस्पॉन्स किस तरह से फिट बैठा है, आगे का प्लानिंग करेगा। फिर एक यूनिट ऐसा रहेगा जो ये देखेगा कि दोबारा ऐसा डिजास्टर ऑकर ना हो, अगर हो भी तो हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकें, मिटिगेट कर सकें। इन सब चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा डिजास्टर मैनेजमेंट में। ओके, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में दो चीज़ें होती हैं।
तीन स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्री डिजास्टर स्टेज, एक होती है ड्यूरिंग डिजास्टर स्टेज एंड थर्ड इज पोस्ट डिजास्टर स्टेज। ओके, तो एक जो होती है प्री डिजास्टर स्टेज, मतलब कि डिजास्टर ऑकर होने के पहले आपने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए, उसे हम कहेंगे प्री डिजास्टर स्टेज। ओके, अब ये प्री डिजास्टर स्टेज के अंदर 3 पॉइंट आते हैं, एक आता है प्रिवेंशन, एक आता है मिटिगेशन, एक आता है प्रिपेयर्डनेस। ये तीनों के तीनों प्री डिजास्टर स्टेज के पार्ट होते हैं। ओके, अब हमें किसी भी डिजास्टर की प्री डिजास्टर स्टेज कैसे बना सकते हो भाई, या तो तुमने वो डिजास्टर को भुगता हो, तुमने उसको एक्सपीरियंस किया हो, तो तुम इसकी प्लानिंग कर सकते हो, या फिर तुम ये देख सकते हो कि मैं नहीं पर मेरे आसपास के इलाकों में ऐसा कोई डिजास्टर आया हुआ है तो मैं प्लानिंग कर लूँ, एक ये तरीका हो सकता है। या फिर कोई हिस्टोरिकल एविडेंस हो आपके पास कि यहाँ पे इस किस्म का डिजास्टर ऑकर होता है, तो आप उसके लिए प्रिवेंट करो, उसे कोशिश करो प्रिवेंट करने की, आप मिटिगेट करो, मतलब उसकी इंटेंसिटी को आप कम कर दो, या फिर आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर्डनेस। तो ये 3 पॉइंट जो होते हैं ये आते हैं प्री डिजास्टर स्टेज के। इसी को हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहते हैं, मतलब आप अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कर रहे हो कि आप उस डिजास्टर को हैंडल कर सको। क्लियर, यहां तक आ गया समझ में? ओके, अब ये हो गया प्री डिजास्टर स्टेज। अब ऑकर होता है आपका डिजास्टर। ओके, कोई भी टाइप का जब डिजास्टर ऑकर होता है, फिर आपका जो आता है ये ड्यूरिंग डिजास्टर, कुछ चीजें होती है। ड्यूरिंग डिजास्टर सबसे पहले आपका होता है रिस्पॉन्स, कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, उस चीज का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। अगर कोई भी डिजास्टर ऑकर होता है, नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, तो जो रिस्पॉन्स रहेगा वो सबसे पहले आपका रहेगा इमीडिएट रिलीफ का, कि मतलब आपको इमीडिएटली क्या रिलीफ देना है सामने वाले को। आप उसे फर्स्ट एड दोगे, ठीक है, फर्स्ट एड दोगे आप सामने वाले को। इसके अलावा एम्बुलेंस वगैरह जैसी आ गई, कुछ ना कुछ आप किसी को हॉस्पिटल लेके जाओगे, आप देखोगे कि उसकी इंटेंसिटी तो नहीं बढ़ रही। अगर वो ह्यूमन मेड, मान लीजिए जैसे अभी केरला में जो प्लेन स्किड किया था रनवे पे, है ना, कोझिकोड में, तो आप देखोगे कि भाई उस प्लेन में दोबारा आग तो नहीं लग रही, तो यूल जस्ट इवैक्यूएट पीपल टू सेफ्टी, दैट वुड बी द फर्स्ट एड। ओके, तो इस तरह का आपका जो इमीडिएट रहेगा वो रहेगा रिस्पॉन्स, ये ड्यूरिंग डिजास्टर रहेगा। और जैसे ही आपका इमीडिएट रिलीफ रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, ओके, और आपका रहेगा असेसमेंट। ये 3 चीज़ें आपकी रहेंगी ड्यूरिंग डिजास्टर, कि ये डिजास्टर ऑकर हुआ क्यों, कि जैसे वो प्लेन फिसला तो क्यों फिसला, तुरंत का एक असेसमेंट होता है कि भाई स्किड तो नहीं कर गया, या फिर ऐसा क्या हुआ, क्या पायलट केपेबल नहीं था, या फिर कुछ रनवे में प्रॉब्लम आ रही थी, या आईटीएस ने सही नहीं बताया था, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है एटीसी ने कुछ सही नहीं बताया, कुछ इस टाइप का, तो वो असेसमेंट हो जाएगा। ओके, इमीडिएट असेसमेंट। एक असेसमेंट होता है जो पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट होता है, कि एग्जैक्ट रीजन क्या था, जब तक आप उसको एयरक्राफ्ट का आपको ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तो आप असेसमेंट नहीं कर सकते। तो इस टाइप की चीजें आप देखोगे उसमें। अब आता है पोस्ट डिजास्टर। तो एक बार आपने डिजास्टर का रिस्पांस देख लिया, अब आप करोगे पोस्ट डिजास्टर, मतलब अब ये डिजास्टर दोबारा ऑकर ना हो या उस डिजास्टर से उभरने की कोशिश करोगे। तो पोस्ट डिजास्टर आप क्या करोगे भाई, आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे या रिहेबिलिटेशन करोगे। जैसे मान लीजिए किसी इलाके में फ्लड आ गया काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोगों को उठा के कहीं आपने दूसरी जगह पे ले गए, हायर ग्राउंड पे ले गए, और उसके बाद आप उनका रिहेबिलिटेशन करोगे। वापस अगर जब फ्लड चला जाएगा, सबसाइड कर जाएगा, तो आप उन लोग को वापस उन जगह पे वापस छोड़ दोगे जहाँ पे वो ऑलरेडी ऑकर करते थे, और आप कोशिश करोगे कि दोबारा फ्लड आए तो ये कैसे प्रिपेयर रह सकें, या फिर क्या ऐसा करोगे कि फ्लड दोबारा ना आए। तो इसे हम कहेंगे रिहेबिलिटेशन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब जैसे अर्थक्वेक की वजह से पूरी बिल्डिंग ही टूट गई तो आप दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। ओके, अब मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ। अगर आप लिख रहे हैं 3 की स्टेजेस, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। प्री डिजास्टर स्टेज में आप लिखिए, मैं आपको बोल देता हूँ, ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं मेरे पास। प्री डिजास्टर स्टेज में 3 चीज़ें आती हैं, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। प्रिवेंशन का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, लाइक कंट्रोलिंग द फॉरेस्ट फायर बाय मेकिंग फायर लाइन्स। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में फायर को प्रिवेंट करने के लिए ऐसी फायर लाइन्स बना दी जाती हैं। ये फायर लाइन्स जनरली एक छोटा सा गड्ढा होता है, छोटा सा, जो काफ़ी लंबे एरिया तक चलता है, और इस गड्ढे का काम ये होता है कि मान लीजिए कभी यहाँ पे कोई फायर इवेंट ऑकर होता है तो वो इस गड्ढे के पार ना जा सके। ओके, और उस गड्ढे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ सैंड जैसी चीज़ें भर दी जाती हैं, वो फायर लाइन्स का काम करती हैं, या कुछ पत्थर वगैरह रख दिए जाते हैं ताकि वो अगर
आग लगी भी तो उस एरिया तक ही सीमित रहे। ओके, तो ये हो गया प्रिवेंशन का एग्जाम्पल फायर लाइन्स। मिटिगेशन मतलब किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देना। मिटिगेशन का एग्जाम्पल होगा आपका, जैसे कि मिटिगेशन में ना दो कैटेगरी और आती हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, मिटिगेशन में दो पार्ट आते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल मिटिगेशन और उसके बाद आता है नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मतलब कि ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मतलब बिल्ड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, मतलब आपकी बिल्डिंग वगैरह में हमें क्या चेंजेस करने हैं वो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अर्थक्वेक की वजह के अर्थक्वेक के होने के बाद मुझे स्ट्रक्चरल मिटिगेशन करना है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिल्डिंग कोड्स जो है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करूंगा, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये सारे स्ट्रक्चरल मिटिगेशन के पार्ट आएंगे। जैसे कि इसमें लिख लीजिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल्डिंग कोड्स एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज लाइंस, ओके, और उन ड्रेनेज डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेनेज लाइंस। तो जैसे आपका फ्लड वगैरह आता है तो जो आपकी नालियां रहती हैं उसमें से जो कचरा जमा हो जाता है उसको डीसिल्ट करना पड़ता है, मतलब उसको डीक्लॉग या डीसिल्ट कहते हैं उसे। तो आपको वो सारा सिल्ट जो नाली में जमा हो जाता है उसको निकालना पड़ता है। ये जनरली प्री मानसून मेजर्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में मानसून 3 महीनों के लिए 3 साढ़े 3 महीने में सारा पानी आ जाता है जो साल भर हम चलाते हैं यूज़ करके। तो उसके पहले ये डीसिल्टिंग मेजर्स होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनरली ये काम करती है और वो क्या करेगी, जितने भी नालियाँ हैं उन सबको साफ करेगी। अभी कई जगहों पे जो फ्लड आया, जो अर्बन एरियाज़ में फ्लड आया, जैसे कि जयपुर, गुड़गांव, आपका इंदौर, इन जगहों पे जो रिसेंटली हमने देखा, और उसमें सब लोगों ने यही कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस बार डीसिल्टिंग नहीं कर पाई क्योंकि कोरोना का स्प्रेड था और वो लोग काम नहीं कर पाए और इसकी वजह से फ्लड आ गया। ओके, तो ये एक मेजर होता है, ये स्ट्रक्चरल मेजर्स के पार्ट हो गए। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स के पार्ट होते हैं जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि लीगल पॉलिसी, लीगल फ्रेमवर्क आपका कैसा रहेगा। जैसे कि आपने अगर बिल्डिंग कोड के हिसाब से बिल्डिंग बना रहे हो तो उसको कितना फॉलो अप है, कितना वो सही है, क्या जो बिल्डिंग कोड में लिखा है उसको अगर फॉलो नहीं किया जाए तो लीगल फ्रेमवर्क आपका कैसा है, उसकी पनिशमेंट क्या है, ये सारा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आएगा। तो नॉन स्ट्रक्चरल में आ जाएगा लीगल फ्रेमवर्क, ओके। और आएगा आपका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जैसे मान लीजिए स्कूल चिल्ड्रंस के लिए या कुछ भी इस टाइप का अगर ट्रेनिंग और एजुकेशन है, तो अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो स्कूल के चिल्ड्रंस को क्या सलाह दी जाती है कि या तो आप बेंच के नीचे चले जाओ या फिर आप फटाफट आपके प्लेग्राउंड की तरफ भागो, ओके, कि कुछ आपके ऊपर कुछ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह ना गिर जाए। ओके, तो ये आपका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में आ जाएगा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज इसमें अवेयरनेस, अवेयरनेस। सो अवेयरनेस आप बहुत सारे तरीके से क्रिएट कर सकते हो, रेडियोज़ के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो किसी भी डिज़ास्टर को लेके। ओके, तो ये आपका हो गया मिटिगेशन में नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट। अब आता है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस की जब भी हम बात करेंगे तो प्रिपेयर्डनेस में हमें का जो डेफिनेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंडिया ने दिया है और उसका डेफिनेशन है, लिखिए, प्रिपेयर्डनेस इज द स्टेट ऑफ रेडीनेस टू डील विथ अ थ्रेटनिंग डिजास्टर। ओके, तो दैट इज द स्टेट ऑफ प्रिपेयर, दैट इज नोन एज द प्रिपेयर्डनेस। ओके, जैसे कि अगर प्रिपेयर्डनेस की बात आ रही है और आप कहीं के हेड हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, तो आपको प्रिपेयरनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा राशन रखना पड़ेगा अपने पास, मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, फर्स्ट एड के किट्स, एम्बुलेंसेज, पर्सनल, नर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी, स्ट्रेचर्स, ये सारी चीज़ें लगेंगी आपको डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस रखने के लिए, कि हम इस डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्ड हैं, कि अगर कोई इवेंट ऑकर होता है तो हमारी चीज़, हर चीज़ एक्स्ट्रा सप्लाई में हो ताकि किसी का सप्लाई ना कट हो जाए। ओके, मान लीजिए आपके इलाके में फ्लड आ जाता है और आपका एरिया कट ऑफ हो जाता है बाकी इलाकों से, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से आप उस तक ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इतनी दिन से रेनफॉल हो रहा है या इंसेंट रेनफॉल हो रहा है, आप जा नहीं पा रहे हो यहाँ से वहाँ तक, तो अब आप क्या करोगे। तो ऐसे केसेस में आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक्स्ट्रा सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर एयर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये आपका प्रिपेयर्डनेस वाला पार्ट हो गया। ओके, और ये बाकी जो पॉइंट्स है ये मैंने आपको बता दिए हैं। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहलाता है। ये जो साइकिल है ये आपका NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, उसकी वेबसाइट से मैंने लिया है, तो आप
इसका एकदम काफ़ी हद तक ऑथेंटिक ही है, कुछ गलत नहीं होगा इसमें। सो डैट वाज ऑल फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसका जो आगे का पार्ट है यूनिट में वो मैं आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर कर दूंगा। सो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाए हैं, मैं आपकी थोड़ी क्लासेस में बिजी था तो इसकी वजह से नहीं हो पाया। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये वीडियोस देख रहा है और यू नो छिंदवाड़ा के आसपास रहता है तो प्लीज़ हमारे एक बार सेंटर विजिट करिएगा। यूट्यूब पे तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं किसी चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ, पर बाकी चीज़ों में काफ़ी डिटेल में पढ़ा देता हूँ। एक एक यूनिट में हम लोग लगभग 30 to 50 पेजेस लिखते हैं पर यूनिट। So it gives you kind of a bigger cushion to deal with any type of question that may occur in the examination. So if you are thinking about joining classes, we are most welcome. Okay, तब तक के लिए signing off from Nidhish Academy, मैं हूँ अनर जैन. Do take care of yourself. Bye.